A very good morning to all of you students. In the last class, we have completed our chapter Cash Book. Today we will start a new chapter and the name is Special Purpose Subsidiary Books. तो लास्ट क्लास में इन द प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी साइज का हो, चाहे वो स्मॉल साइज का हो, मिड साइज का हो या लार्ज साइज का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक तो मेंटेन करता है और कैश बुक मेंटेन इसलिए की जाती है कि कैश ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. इन सच अ केस ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन अदर बुक्स नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. ठीक है ना. अदर बुक्स क्या होंगी? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जहां मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. चैप्टर का नाम था. उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड द नेम्स आर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स बुक, बिल्स रिसीवेबल्स बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. So, to record the cash transactions, each organization will maintain cash book. Now, to record some other transactions other than cash transactions, to record the transactions other than cash transactions, some more books maintained by the business organization as and when necessary. यानी ये जो 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज है जिनके अभी हमने नाम लिए क्लास के अंदर, इनको मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है. ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करेगा. तो आओ, चैप्टर है हमारा 12th. नेम है चैप्टर का स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. फर्स्ट पेज देखो. इन द प्रीवियस चैप्टर द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ कैश बुक वाज डिस्कस्ड. As discussed, only the cash transactions are recorded in the cash book, whereas non-cash transactions are recorded in other special purpose subsidiary books, which are as follows. Sir, क्या कैश बुक भी सब्सिडरी बुक्स में आती है? आंसर इज यस. कैश बुक भी तो सब्सिडरी बुक्स में आती है. बच्चों, जहां पर ये 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज मेंटेन नहीं की जाती, वहां तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल in one single book that is known as journal. लेकिन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन मिड साइज का है या बिग साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जर्नल को सब डिवाइड कर लेता है इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स नेम्ड एज कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक एंड जर्नल प्रॉपर. So all cash transactions are recorded in the cash book and the remaining transactions will be recorded in other books, other special purpose subsidiary books, which are as follows. नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो ये all 8 बुक्स मेंटेन करे. कोई कंपल्सन नहीं है, लीगल कंपल्सन कोई भी नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेगा. ठीक है. अब बात करते हैं हम परचेज बुक की. सबसे पहले हम आज डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग परचेज बुक. परचेज बुक, इसको हम परचेज डे बुक के नाम से भी बोलते हैं. परचेज डे बुक, इसको हम परचेज जर्नल के नाम से भी बोलते हैं और इसका एक नाम और है इनवॉइस बुक. इसको हम इनवॉइस बुक भी बोलते हैं. तो नाम ले लो परचेज बुक या परचेज डे बुक या परचेज जर्नल या बोल दो इनवॉइस बुक. देखो, in a business organization, when the goods have been purchased on credit basis, then all such purchases will be recorded in the purchase book. जो आपने गुड्स कैश बेसिस पे परचेज किए, जो गुड्स हमने
कैश बेसिस पे परचेज किए, all such purchases will be recorded in the cash book. In the previous chapter we have already discussed the same कि all cash transactions will be recorded in the cash book. ठीक है, तो जो गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए, बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, all such purchases will be recorded in the purchase book या परचेज डे बुक या बोलो परचेज जर्नल या बोलो इनवॉइस बुक. ये नाम सिनोनिम्स आपको याद रहने चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन में अगर हमने लिख दिया इनवॉइस बुक प्रिपेयर करो तो यू मस्ट नो अबाउट द इनवॉइस बुक. इनवॉइस बुक इज द परचेज बुक एंड नथिंग एल्स. उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो परचेज बुक ही है. अब बात ये है कि सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको मीनिंग बताया था गुड्स का. गुड्स आर दोज थिंग्स which are purchased by the business organization for resale purpose. Goods are the things in which the organization deals on day-to-day basis. तो ध्यान रखना, only credit purchase of goods will be recorded in the purchase book. If any fixed asset has been purchased by the business organization on cash basis, then the entry will be recorded in the cash book. And if the same fixed asset has been purchased by the business organization on credit basis, then credit purchase of fixed asset will never be recorded in the purchase book. Credit purchase of fixed asset will be recorded in journal proper. ठीक है ना, credit purchase of fixed asset will be recorded in journal proper. ध्यान रखना, जिन गुड्स में ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, अगर वो गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज हुए, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. आओ नेक्स्ट पेज के ऊपर आओ. नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 2 पे आपको बता रखा है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. फर्स्ट कैश परचेजेस एंड सेकंड परचेज ऑफ असेट. अगर असेट आपने सॉरी कैश बेसिस पे परचेज की है तो कैश परचेज ऑफ असेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. और अगर आपने असेट क्रेडिट बेसिस पे परचेज की है तो सच ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. ठीक है, अब परचेज बुक में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो ध्यान रखना हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा. जब हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं तो सेलर हमें क्या इश्यू करता है, हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर में, सेलर हमें इनवॉइस जनरेट करके देगा. तो फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक, द सोर्स डॉक्यूमेंट on the basis of which recording will be done in the purchase book will be invoice that will be issued by the seller to us. So on the basis of invoice we will record the credit purchase of goods in purchase book. तो देखो recording of transactions. The source document on the basis of which the transactions are recorded in the purchase book are invoices or bills received by the firm from the supplier of the goods. An invoice contains the quantity of the goods, rate, amount, trade discount, etc. Trade discount ये बताने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि जर्नल चैप्टर में हम ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है ना. Now let us discuss the format of purchase book. परचेज बुक का फॉर्मेट देखो बच्चों, हेडिंग दे दो परचेज बुक. अब क्योंकि ये एक जर्नल ही तो है
ये एक जर्नल बुक ही तो है, वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ही तो है। तो परचेज बुक में कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होता। सर कैश बुक में तो होता था, बिकॉज कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड then there is no need to open cash account and bank account in the ledger। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि when purchase book is maintained by the business organization then there is need, when purchase book is maintained by the business organization then there is always a need to open purchase account in the ledger। purchase account तो ledger में बनेगा, इससे purchase book में कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होगा। अब ध्यान रखना 10 columns will be there in this format। अब columns के names देखो, first is date column, second is particulars column। particulars column में हम लिखेंगे name of the supplier, name of the supplier। और जब हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हैं तो सप्लायर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो आप accounts to be credited, name of the supplier, accounts to be credited। ठीक है ना, क्योंकि जब हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हैं तो सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट हमारा एंट्री में होता है क्रेडिट। जर्नल चैप्टर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मान लो मिस्टर राम सर ने 10,000 के गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट बेसिस, हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होता था, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। उसके बाद थर्ड कॉलम होता है आपका इनवॉइस नंबर का, इनवॉइस नंबर। फोर्थ कॉलम इज लेजर फोलियो। फिफ्थ कॉलम हमारा आता है डिटेल्स का, डिटेल्स का। उसके बाद सिक्स्थ कॉलम परचेज, सिक्स्थ कॉलम इज परचेज। सेवेंथ कॉलम इनपुट CGST। एट्थ कॉलम इनपुट SGST। सर GST कहां पे आ गया? अरे बच्चों GST का चैप्टर हमने पढ़ा है। तो यहां पर अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं, तो अगर हम विद इन द सेम स्टेट किसी ट्रेडर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो GST लेवी करेगा सेलर हमारे ऊपर। तो जो हम GST का पेमेंट करेंगे हमारे लिए वो बन जाएगा इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। और अगर आउटसाइड द स्टेट किसी और स्टेट के डीलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आएगा इनपुट IGST। उसके बाद लास्ट कॉलम में आ गया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब यहां पर डिटेल्स के कॉलम में रुपी 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 एंड रुपीज के साइन लगाओगे तो टोटल 10 कॉलम्स विल बी देयर इन द फॉर्मेट। अब इन 10 कॉलम्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि किस कॉलम में हम क्या लिखेंगे। डेट कॉलम में नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा आपको, यहाँ पर ईयर मंथ एंड डेट ये स्पेसिफाई किए जाएंगे। पर्टिकुलर्स कॉलम में नेम ऑफ द सप्लायर whose account will be credited by the organization, उनके नाम लिखे जाएंगे क्रेडिटर्स के, सप्लायर्स के। along with the name हम लिखेंगे details of the goods purchased and at what rate such goods have been purchased by the business organization। तो डिटेल्स लिखी जाएंगी, सब पहले सप्लायर या क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो गुड्स हमने परचेज की उनकी डिटेल्स लिखी जाएंगी अलॉन्ग विद द रेट, और ये सारा जो डिटेल्स होंगी, जो फाइनल अमाउंट होगा कैलकुलेशन के बाद वो लिखा जाएगा डिटेल्स कॉलम में। अच्छा, अगर गुड्स परचेज किए बल्क में और सप्लायर ने हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया तो ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करेंगे, और आफ्टरवर्ड्स अगर क्वेश्चन में GST इन्वॉल्व है तो अमाउंट ऑफ GST विल बी एडेड। ठीक है ना, सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो GST का अमाउंट हम ऐड करेंगे।
पर्टिकुलर्स कॉलम के बारे में आपको बता दिया। इनवॉइस नंबर कॉलम में अगर क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि गुड्स मान लो हमें मिस्टर एक्स से परचेज की और मिस्टर एक्स ने हमें इनवॉइस इश्यू किया जिसका नंबर है 239, तो इनवॉइस नंबर कॉलम में हम इनवॉइस का नंबर डालेंगे। लेजर फोलियो आपको ऑलरेडी पता ही है, मैंने कैश बुक में भी आपको समझाया था, जर्नल चैप्टर पढ़ा था, वहां भी फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया था। डिटेल्स कॉलम में यहाँ पर पर्टिकुलर्स कॉलम में जो भी हम अमाउंट, जो भी गुड्स हमने परचेज किए, जिस रेट पे परचेज किए, सारी कैलकुलेशन करके हम लिखेंगे डिटेल्स कॉलम में। जो फाइनल अमाउंट आएगा डिटेल्स में, फिर उसको हम बाइफरकेट करेंगे परचेज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी में, और टोटल अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द सप्लायर। तो ये हो गई आपका फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आओ नेक्स्ट पेज के ऊपर, आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इससे अगले पेज पे आओ। आप आ जाओ पेज नंबर 12.5 के ऊपर, 12.5 के ऊपर आ जाओ। यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है फ्रेट और कार्टेज चार्जेस। इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर ले। तो बेटा जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कई बार सप्लायर कहता है कि गुड्स को आपकी फैक्ट्री साइट तक लाने के जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड खर्चे होंगे, जो उनके माल ढुलाई के खर्चे होंगे, वो आप बियर करोगे। सेलर कहता है हम बियर नहीं करेंगे, आप बियर करोगे। तो अगर एग्रीमेंट हो गया हमारा सेलर के साथ कि वो खर्चे हम बियर करेंगे, तो इन खर्चों को हमें अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज फ्रेट और कार्टेज चार्जेस। तो बिफोर द जीएसटी डिजाइन, फ्रेट या कार्टेज जो हम परचेज पे करते थे, इसके लिए भी एक सेपरेट कॉलम परचेज बुक के फॉर्मेट में ही आता था। लेकिन आफ्टर जीएसटी हैज बीन अप्लाइड, जीएसटी के अप्लाई होने के बाद अब इस फ्रेट और कार्टेज चार्जेस को परचेज बुक के फॉर्मेट में लाने में प्रॉब्लम होती है। इट इज नॉट रीजनेबल टू इंक्लूड वन मोर कॉलम इन द परचेज बुक नेम्ड एज फ्रेट और कार्टेज चार्जेस। रीजन इज दैट जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, उन गुड्स के ऊपर जीएसटी के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 0%, 5%, 12%, 18% या 28% के रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज होगा। जबकि जीएसटी एक्ट में बोल रखा है कि फ्रेट और कार्टेज चार्जेस के ऊपर, फ्रेट और कार्टेज चार्जेस के ऊपर जो जीएसटी चार्ज करेगी गवर्नमेंट, वो करेगी एट द रेट ऑफ 18%। अब अगर जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर भी जीएसटी 18% ही लग रहा है, तो भाई ये कॉलम ऐड करने का कोई रीजन भी था, जस्टिफिकेशन भी था, जस्टिफाइएबल था इस कॉलम को ऐड करने का परचेज बुक के फॉर्मेट में। और अगर जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उन पे जीएसटी की स्लैब रेट है 0%, 5%, 12% या 28%, तो फिर इस कॉलम को परचेज बुक के फॉर्मेट में इंक्लूड करना जस्टिफाइएबल नहीं है। इसलिए परचेज बुक के फॉर्मेट में आपने नहीं देखा होगा, जब मैंने फॉर्मेट डिस्कस किया था, आओ कहीं गया नहीं है, फॉर्मेट हमारे पास ही है। यहां देखो कोई भी कॉलम फ्रेट चार्जेस या कार्टेज चार्जेस का नहीं है, ठीक है ना। तो सर अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे और सप्लायर ने हमसे फ्रेट चार्जेस चार्ज किए हैं, हमें फ्रेट चार्जेस पे करने हैं, तो फ्रेट चार्जेस के ऊपर बच्चों 18% के अकॉर्डिंग जीएसटी लगेगा और फ्रेट या कार्टेज चार्जेस के पेमेंट की एंट्री या फ्रेट और कार्टेज चार्जेस ड्यू करने की एंट्री आप करोगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको करा रहा हूं। 2 करने के बाद फर्स्ट आप लोग इजीली कर लोगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज योर होमवर्क और 2 अब हम कर रहे हैं।
आ जाओ पेज नंबर 12.5 के ऊपर, आपको गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 2। illustration number 2 on page number 12.5। यहां पर बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लोथ हाउस। ध्यान रखना क्लोथ हाउस है, यानी ये डील करते हैं क्लोथ में। न्यू दिल्ली अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%। 2018 का क्वेश्चन है अप्रैल मंथ का। तो पहले तो फटाफट परचेज बुक का फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले हेडिंग दो इन द बुक्स ऑफ सुपीरियर क्लोथ हाउस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली परचेज बुक। डेट, ये हो गया आपका कॉलम पर्टिकुलर्स। यहां पर आ जाएगा आपका नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये सब समझ में आएगा आपको कि पर्टिकुलर्स कॉलम में वैसे तो मैंने समझा दिया, और जब हम लेजर चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा आपको लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक, तब ये लाइन आपके काम आएगी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये चीज समझ में आने लग जाएगी, वैसे तो मैं समझा चुका आप लोगों को। थर्ड कॉलम है इनवॉइस नंबर का, फोर्थ लेजर फोलियो, फिफ्थ डिटेल्स परचेजेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। अप्रैल, अब ध्यान से, क्लोथ हाउस है, क्लोथ हाउस है, ध्यान से। ठीक है, तो अप्रैल 4 की पहले ट्रांजैक्शन पढ़ो। ऐसे ही हम रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर सकते कि मैं अप्रैल 4 लिख दूं और रिकॉर्डिंग चालू कर दूं। क्यों सर? क्योंकि अगर अप्रैल 4 को हमने क्लोथ परचेज नहीं किया, कुछ और परचेज किया है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। या अप्रैल 4 की ट्रांजैक्शन में अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन कैश बेसिस, तो वो भी परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 305, 100 मीटर cotton cloth and 80 meter woolen cloth at the rate of 200 per meter and 500 per meter respectively। ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो क्लोथ परचेज किया है और क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है, तो रिकॉर्ड होगा। तो अप्रैल 4
पार्टी नेम है राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली, तो यहां पे लिखोगे राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। अब हम भी न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो भी न्यू दिल्ली से बिलोंग करता है। यहां पर क्वेश्चन में जीएसटी है, फर्स्ट लाइन में ही आ गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% ईच। तो यहां पर क्योंकि विद इन द सेम स्टेट आप परचेज कर रहे हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। तो यहां पर मैंने इसको कर लिया अंडरलाइन। अब 100 मीटर कॉटन क्लोथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, तो 200 इंटू 100 20,000 रुपीज। डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपीज। फिर 80 मीटर वूलन क्लोथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, तो 8 5 40,000 रुपीज। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया 60,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 20% ऑफ व्हाट, 60,000। 60,000 का 20% हो गया 12,000 रुपीज। लेस कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट 48,000। एड इनपुट सीजीएसटी और एड इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%, एट द रेट ऑफ 2.5%। अब 1% ऑफ 48,480, 2% 960, 960 में 240 और ऐड कर दो, 1,200 हो गया आपका ट्रेड, हो गया आपका जीएसटी अमाउंट। तो 1,200 सीजीएसटी और 1,200 एसजीएसटी। अब टोटल लगाओ, 48,000 प्लस 2,000 50,400। अब यहां पर आपको करनी है लाइन ड्रॉ। अब इस 50,400 का हमें बाइफर्केशन करना है इन 5 कॉलम्स में। तो देखो बेटा 50,400 में से 48,000 तो है आपकी परचेजेस, 1,200 है आपका इनपुट सीजीएसटी, 1,200 है आपका इनपुट एसजीएसटी, ये है नहीं, और टोटल अमाउंट 50,400 पेबल टू whom? पेबल टू राधा कृष्ण एंड सन्स। आई होप क्लियर होगा। आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। 12th of April को परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी वाइड इनवॉइस नंबर 240। अच्छा सर, इसमें तो हमने इनवॉइस नंबर लिखा ही नहीं, प्रीवियस में तो हमने इनवॉइस नंबर लिखा ही नहीं। लिख लो, हमें इनवॉइस नंबर दे रखा था 305, तो यहां पे लिखोगे इनवॉइस नंबर 305। ठीक है ना। अब 12th of April को हमने रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी से गुड्स परचेज किए, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर और 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये भी रिकॉर्ड होगा। अप्रैल 12th पार्टी नेम है रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी। ठीक है ना, यूपी। अंडरलाइन कर लो, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर हो गया 30,000 रुपीज। उसके बाद 40 मीटर
कॉटन क्लोथ एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर। तो ये हो गया 25 4 100 00 ये यानी 10,000 का ये हो गया। टोटल लगाओ 40,000। ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रखा है 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 4,000 ट्रेड डिस्काउंट आ गया, रिमेनिंग बचा 36,000 और ऐड करोगे इनपुट IGST। सर IGST क्यों? बेटा हम बिलोंग करते हैं दिल्ली को और जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो बिलोंग करता है यूपी को, ठीक है ना, वो उत्तर प्रदेश का है। तो यहां पर IGST लगेगा क्योंकि आप विद इन द सेम स्टेट के डीलर से परचेज नहीं कर रहे, आप यूपी से यानी आउटसाइड द स्टेट डीलर से परचेज कर रहे हो। तो IGST का रेट क्या होगा बेटा? 2.5% CGST था, 2.5% SGST था, तो IGST हो गया 5%। तो इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 5%। अब 10% होता है 3600, 5% हो जाएगा 1800। टोटल अमाउंट 37,800। अब इसका बाइफर्केशन करना है तो 36,000 तो आपकी परचेजेस हो गई और 1800 का आ गया आपका इनपुट IGST और टोटल 37,800 ड्यू होते हैं मिस्टर रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी को, ठीक है। इनवॉइस नंबर था आपका 240, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो अप्रैल 20 को परचेज फ्रॉम मोहन फर्नीचर हाउस 10 चेयर्स परचेज की हैं एट द रेट ऑफ 2000 पर चेयर। हालांकि परचेज तो क्रेडिट बेसिस पे ही की हैं, तो सर रिकॉर्ड होगा? नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि हम क्लोथ डीलर हैं, जबकि परचेज किया है हमने फर्नीचर। तो परचेज ऑफ असेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आई होप क्लियर होगा। तो थर्ड पॉइंट, ऑन अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये अमाउंट में रख लेता हूं यहां पर, बाकी आपको जरूरत नहीं है। ये अमाउंट मैंने रख लिया ताकि नीचे टोटलिंग करनी है मैं। Now, April 25th, purchase from Hariom and Sons of Gujarat, wide invoice number 390, वो एक क्लोथ परचेज किया है। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 15% एंड फ्रेट चार्जेस दे रखे हैं 3000। अब फ्रेट चार्जेस मैंने आपको ही बता दिया था कि फ्रेट चार्जेस के ऊपर GST का रेट है 18%, जबकि यहाँ पर हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं क्लोथ, उस पर GST का रेट है 5%। तो फ्रेट चार्जेस के लिए हम परचेज बुक में कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनाएंगे। जो फ्रेट चार्जेस का अमाउंट ड्यू होगा किसको? मिस्टर हरिओम एंड सन्स को, वो एंट्री हम करेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर, वो एंट्री भी करके दिखाऊंगा। तो पहले अप्रैल 25, पार्टी नेम इज हरि ओम एंड सन्स, हरि ओम एंड सन्स गुजरात। अंडरलाइन कर लो, ये तो हो गया नेम ऑफ सप्लायर। उसके बाद 100 मीटर वुलन क्लोथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर, ये हो गया आपका 60,000 रुपीज। डिटेल्स कॉलम में लिख दिया। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, तो 15% ऑफ 60,000 9,000 लेस कर दिया, बैलेंस बचा 51,000। एड इनपुट IGST, क्योंकि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये गुजरात का है, एट द रेट ऑफ 5%। तो 10% होता है 5100, 5% 5100 का हाफ कर दो 2,550 रुपीज। टोटल आ जाएगा 53,000
550, 53,550। बोलो यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, बाइफर्केशन करो इसका। 51,000 की तो परचेजेस, यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं, और 2550 के आपके इनपुट आईजीएसटी, टोटल 53,550 ड्यू टू मिस्टर हरिओम एंड सन्स गुजरात। अब इतना काम होने के बाद क्या क्वेश्चन में आगे कुछ है? चेक कर लो नेक्स्ट पेज पे। नो, नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन गिवन है, तो सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन तो चल रहा है हमारा। अब क्वेश्चन यहां पर होता है खत्म। फ्रेट चार्जेस हमें कहां रिकॉर्ड करने हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो पहले फ्रेट चार्जेस की मैं आपको एंट्री समझा देता हूं जो आप जर्नल प्रॉपर में करोगे। फ्रेट चार्जेस आपके कितने हैं? 3,000 रुपीज के। तो एंट्री करोगे फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट 3,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,000 का 18%। ध्यान रखना फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी का रेट 18% है। 1% होता है 30 रुपीज, 18% होगा 18 3 54, 540 रुपीज। टू हरिओम एंड सन्स, क्योंकि इन्हीं को तो पेबल है। 3,540 रुपीज, ये फ्रेट चार्जेस की हो गई एंट्री इन जर्नल प्रॉपर। इसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे, ध्यान रखना, इसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये आप परचेज बुक में नहीं लोगे। अब आ जाओ परचेज बुक के ऊपर। हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। परचेज बुक में जितनी भी हमें रिकॉर्डिंग करनी थी वो हमने कर दी। अब क्या होगा, बस अब हमें करना है टोटल। यहां पर हम लिखेंगे मंथ एंड की डेट, दैट इज अप्रैल 30, अप्रैल 30, और यहां पर आप लिखोगे टोटल। अब टोटल इस कॉलम का तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो हम ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर चुके थे, तो यहां तो कोई टोटल होगा नहीं, यहां तो कोई टोटल होगा नहीं। यहां पर देखो 48 प्लस 36 प्लस 51, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50 120, 128 प्लस 6 134, 1,35,000 यहां पर आ गया आपका, 1,35,000 यहां पर आ गया आपका। इनपुट सीजीएसटी आ गया आपका 1200, इनपुट एसजीएसटी आ गया आपका 1200। वैसे बताऊं, अगर आप इनपुट सीजीएसटी का टोटल लगाते हो तो इनपुट एसजीएसटी उसके इक्वली होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही अमाउंट आएगा। फिर इनपुट आईजीएसटी, इसका टोटल लगा लो 50, तो ये आ गया आपका 8 प्लस 5 13, 3 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4, 4,350 ये आ गया आपका। उसके बाद लास्ट कॉलम का टोटल लगाना है आपको 50,400, 37,800 एंड 53,550। तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 50 130, 137, 1,40,000, 140, 1,40,000, 141 200, 1,40,000, 141 200, 141 750। ये आ गया आपका लास्ट कॉलम का टोटल 1,41,750। अब आप यहां से टोटल करोगे तो भी अमाउंट यही आएगा, देख लो 1,35,000, 1,36, 1,37, 1,37,4, 1,41, 1,41 300, 205, 1,41 750, वही 141,750। यहां पर आपकी होती है परचेज बुक कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका यहां पर होता है कंप्लीट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड था।
गिवन ऑन पेज नंबर 12.5। ये आपकी कंप्लीट परचेज बुक। आई होप यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। अब इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट वो है आपका होमवर्क, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा। सेकंड मैंने करा दी, ये डिफिकल्ट वन थी। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन तो बहुत इजी है, वो आपको करनी है होमवर्क में। सेकंड मैं करा चुका हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्स बुक, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।